हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम अपने रिपीटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते ही हो कि आपका 12th फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को होने वाला है। तो देखिए, हमारे पास अब बहुत कम समय रह गया है, तो हमें लास्ट के दिनों में क्या करना है, लास्ट के दिनों में हमें जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस है सिर्फ वो करने हैं और उनका हमें बार बार रिवीजन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में क्या अंतर है? प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका कब कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन आपका 2012, 16, 20, 22 और 24 में आया हुआ है और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस है। और देखिए फ्रेंड्स, आप जानती हो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन को मिलाकर एक प्रश्न बनता है। ये होता है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। आप देखिए, इसमें पूछा है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है और प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। यानी कि हमें क्या करना है, हमें दोनों का उदाहरण भी समझाना है, बताना है कि नाभिकीय विखंडन का क्या उदाहरण है और नाभिकीय संलयन का क्या उदाहरण है। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है? अब देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। उसमें आपसे पूछा जाता है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में ऐसे भी आया है सीधा सीधा कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। यानी कि कई बार नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का उदाहरण हमें 2-2 मार्क्स में पूछा गया है। यह हमसे एमसीक्यू में भी पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन का ऊर्जा स्रोत क्या है और नाभिकीय संलयन का ऊर्जा स्रोत क्या है और दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर है, यहाँ पर हम लिखते हैं नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। अब देखिए, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। फिर से देखिए, विखंडन का मतलब होता है टूटना और संलयन का मतलब होता है हमारा जुड़ना। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन हेडिंग डालेंगे और यहाँ हेडिंग डालेंगे नाभिकीय संलयन। अब देखिए, अगर आपको एक याद होगा तो दूसरा आप खुद से लिख दोगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाभिकीय विखंडन में यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जा सकती है। क्या लिखते हैं, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जा सकती है। और नाभिकीय संलयन में लिखते हैं यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिकों से ही होती है। यानी कि यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जाती है। आप याद रखना कि नाभिकीय विखंडन केवल भारी तत्वों के नाभिक में कराई जाती है और नाभिकीय संलयन हल्के तत्वों के नाभिक में कराई जाती है। अब देखिए, अगला है हमारा, यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है। यानी कि विखंडन की क्रिया हमारी साधारण ताप पर कराई जा सकती है। अब नाभिकीय संलयन में लिखते हैं यह क्रिया केवल उच्च ताप पर ही कराई जाती है। अब देखिए, आगे लिखते हैं, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 MeV होती है। कितनी होती है? इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 MeV होती है और इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 24 MeV होती है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि विखंडन में क्या होता है, विखंडन में ऊर्जा लगभग 200 MeV होती है और नाभिकीय संलयन में ऊर्जा होती है 24 MeV। अब देखिए, इसके बाद हम लिखते हैं, इस क्रिया को नियंत्रण किया जा सकता है जैसे नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय विखंडन को क्या करेंगे, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जा सकता है जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जैसे हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन को क्या है, हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं जैसे कि हमारा हाइड्रोजन बम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे अंतर और हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें एक उदाहरण की सहायता से इसको समझा भी दिया। देखिए, इसका उदाहरण था नाभिकीय रिएक्टर और इसका था हाइड्रोजन बम। अब देखिए, कई बार एमसीक्यू में हमारा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। उसमें हमसे पूछा गया था कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो क्या है, नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है हमारा नाभिकीय संलयन। और देखिए, एक क्वेश्चन हो रहा था कि हाइड्रोजन बम का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन बम का ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। और देखिए, बहुत बार पूछा गया कि परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर का ऊर्जा स्रोत क्या है,
तो ये है हमारा नाभिकीय विखंडन। तो ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के आते हैं। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। तो देखते हैं कि दोनों घटनाओं में द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम के कारण नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कैसे होती है? दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है? दोनों घटनाओं में द्रव्यमान क्षति यानी कि द्रव्यमान की क्या हो रही है, क्षति हो रही है, के कारण नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए, आपको क्या है, आपको क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ोगे या रोज सिर्फ 1 बार पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा 4i तीव्रता के 2 तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत पहला है कला संबंध हो और दूसरा है कला असंबंध हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमसे 2018, 20, 23 और 24 में पूछा गया था और 2025 में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है। और देखिए, इसमें पूछा गया है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो ये क्वेश्चन हमसे कई बार 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखिए, आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमसे 5 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन लगा करके पूछ लिए हैं। तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ये हमसे 3 मार्क्स में पूछा गया था। हम पहले की देखते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, पहला है हमारा, दोनों तरंगों की आवर्तियां तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों तरंगों की आवर्तियां और क्या होनी चाहिए, तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। अब देखिए, तीसरा है हमारा, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। जो दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। और तीसरा है, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नैरो होने चाहिए। दोनों प्रकाश के स्रोत क्या होने चाहिए? संकीर्ण होने चाहिए। तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध ये 4 थे कि दोनों तरंगों की आवर्ती और तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए, यानी कि n बराबर r होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। अब था, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। और तीसरा था, दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। और चौथा था, दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए? संकीर्ण होने चाहिए। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, आई तथा 4i तीव्रता की 2 तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत पहला कला संबंध हो, दूसरा कला असंबंध हो। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है, यहाँ पर हम लिखते हैं दिया है i1 बराबर i और i2 बराबर 4i। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा था कि i तथा 4i तीव्रता की 2 तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए कि जब स्रोत कला संबंध हो और कला असंबंध हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया है i1 बराबर i और i2 बराबर 4i। अब देखिए, हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था जब कलांतर कला संबंध हो। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, जब स्रोत कला संबंध हो तो तब कलांतर फाई बराबर 0। जब स्रोत कला संबंध हो तो फाई बराबर 0 डिग्री। तो इसका सूत्र है हमारा, अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस 0 डिग्री। फिर से देख लीजिए, अधिकतम तीव्रता के लिए सूत्र क्या है, I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस 0 डिग्री। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अपने सूत्र में क्या कर देंगे, हम अपने सूत्र में जो भी हमने वैल्यू दी गई है उसका मान रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं I मैक्सिमम बराबर I1 क्या दिया गया था I और I2 दिया गया था 4i। तो हमने इसमें रखा। अब हम जानते हैं रूट I1 इंटू 4i कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है हमारा 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। और देखिए, जब हम इसकी गुणा यहाँ पे किससे करेंगे, 1 की गुणा 1 से, I की गुणा I से करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, 4i। तो देखिए, ये था अंडर रूट में, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 2i और 2 यहाँ पे था ही, तो यानी कि आ जाएगा 4i। तो i प्लस 4i कितना हो गया, 9i। यहाँ पर हमारा i मैक्सिमम निकल कर आ गया है i 9i। अब देखिए,
दूसरा था हमारा जब स्रोत कला असंबंध हो। तो इसमें हमसे क्या कहा गया, जब स्रोत कला असंबंध हो तब कलांतर क्या होगा, फाई बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम बराबर, हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे जिससे भी गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा 0। तो आई मैक्सिमम बराबर I1 प्लस 4I प्लस 0, यानी कि आई मैक्सिमम आ गया 5I। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन में, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन में, तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन में। तो देखिए सेल तथा बैटरी में हमारा क्या मुख्य अंतर है और किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। पहला था श्रेणी क्रम संयोजन में, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन में और तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन में। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए पहले हम ये बात लिखेंगे, हमसे पूछा गया था ना सेल तथा बैटरी में क्या अंतर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए अब देखिए हम लिखते हैं परिपथ में धारा बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। हम क्या करते हैं, परिपथ में अपनी धारा को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सेलों को जोड़ देते हैं। और देखते हैं सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सेल जो सेलों का जो संयोजन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बैटरी बोलते हैं। फिर से देख लीजिए सेल क्या होती है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब लिखते हैं परिपथ में धारा बढ़ाने के लिए सेलों को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है, और सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। तो ये था इनमें मुख्य अंतर। अब देखिए दिया गया था किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। पहला था श्रेणी क्रम संयोजन में, दूसरा था समांतर क्रम संयोजन में, तीसरा था मिश्रित क्रम संयोजन में। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो देखिए श्रेणी क्रम में n सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा, हम यहाँ पे लिखते हैं श्रेणी क्रम में n सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा। तो I बराबर NE बटे R प्लस NR, जहाँ पे NR से बड़ा क्या है, NR से बहुत बड़ा है हमारा R। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे करेंगे I बराबर N E अपॉन R बराबर N गुणा एक सेल में प्रवाहित धारा। फिर से देख लीजिए हमने इसमें क्या किया था, हमसे पूछा गया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में कि किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है। तो पहला था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में, तो हमें इसका बताना था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं श्रेणी क्रम में n सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा। तो I बराबर NE अपॉन R प्लस NR, ये क्या है, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र है। तो देखिए ये जो NR है ये बहुत बड़ा, ये बहुत छोटा है हमारा इस R से, तो तब I बराबर N E बटे R, जहाँ N गुणा एक सेल में प्रवाहित धारा है। ये क्या हो गई, ये E अपॉन R हो गई एक सेल में प्रवाहित धारा। हमने यहाँ पे लिखा N गुणा एक सेल में प्रवाहित धारा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद है अर्थात परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो। फिर से देखते हैं कि हम लिखते हैं अर्थात परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, बहुत अधिक हो। अब देखिए हमारा दूसरा था समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें हम लिखते हैं समांतर क्रम में n सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा क्या होती है, I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन n। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या है, सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा का सूत्र है। अब इसमें क्या है, ये जो बड़ा R है ये क्या है, ये इस R अपॉन n से क्या है, बहुत छोटा है। तब हम करेंगे, तब I बराबर NE अपॉन R, अर्थात सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो। यानी कि आप इसमें देख पा रहे होंगे श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में था कि सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, बहुत अधिक हो।
और इसमें क्या गया, इसमें बोला गया है सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम हो। अब देखिए हमारा अगला पूछा गया था मिश्रित क्रम संयोजन। तो इसमें पूछा गया था मिश्रित क्रम में n सेल को श्रेणी क्रम में तथा m समांतर पंक्तियों में संयोजित करने पर प्राप्त कुल धारा। फिर से देखिए जी, मिश्रित क्रम संयोजन में मिश्रित क्रम में n सेल को श्रेणी क्रम में तथा m समांतर पंक्तियों में संयोजित करने पर प्राप्त कुल धारा। तो R बराबर NR/M, जहाँ n क्या है, n है सेल को श्रेणी क्रम में और m को है समांतर क्रम में संयोजित करने पर कुल प्राप्त धारा, यानी कि I मैक्सिमम कितना होगा MNE/2R, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं अर्थात सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ना तभी उपयोगी सिद्ध होता है जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध के क्या हो, समान हो। अब आप देख पा रहे होंगे मिश्रित प्रतिरोध में क्या हो, समान हो, कि जब सेलों को मिश्रित क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब उपयोगी सिद्ध होता है जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध के क्या हो, समान हो। और देखिए हमसे इसमें समान श्रेणी क्रम में क्या बोला गया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे श्रेणी क्रम में बोला गया था कि परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो। और देखिए समांतर क्रम में क्या पूछा गया था, समांतर क्रम में हमसे बोला गया था सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, कम हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाए, ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।